प्रोफेसर चौधरी और सतनाम निधि को लेकर रायजादा मेंशन पहुंचे और निधि को रायजादा मेंशन के अंदर ले जाने के बाद प्रोफेसर चौधरी ने उसका हाथ खोल दिया। हाथ खुलते ही निधि ने सतनाम की गन निकालकर प्रोफेसर चौधरी पर तान दी। रिलैक्स निधि, हम तुम्हें हार्म नहीं करना चाहते और वैसे भी तुम्हारे हाथ है वो खाली है। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आपके झांसे में आ जाऊंगी। ये सुनकर प्रोफेसर अदब से हाथ जोड़कर खड़े रहे। देखो, मैं झांसा नहीं दे रहा हूँ, तुम्हारी गन सही में खाली है। मुझे पहले से पता था कि तुम्हारे हाथ खोलते ही तुम ऐसी कोई हरकत करोगी, इसलिए हमने सतनाम जी की गन पहले ही खाली कर दी थी। ये सुन सतनाम ने प्रोफेसर की तरफ देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वो ये सोच रहे थे कि प्रोफेसर ने गोलियां कब निकाली। तभी निधि ने ट्रिगर दबाया और सच में बंदूक में गोलियां थी ही नहीं। निधि के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। प्रोफेसर मुस्कुराया और उसने सतनाम की तरफ देखा। अगली बार गन को कैरी करने से पहले गन को चेक जरूर करना। मुझे अब जाना होगा, मुझे आगे की तैयारी करनी है। 2 दिन बाद गॉडफादर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया आ रहे फीनिक्स के साथ मीटिंग करने के लिए, तो आप भी तैयारियां कर लीजिए। ये कहकर प्रोफेसर चौधरी वहां से चले गए, पर निधि के मन में एक सवाल उठ रहा था जिसे वो जानना चाहती थी। उसने सतनाम की तरफ देखा। सतनाम अंकल, ये गॉडफादर ऑर्गेनाइजेशन क्या है और फीनिक्स की मीटिंग में ये क्यों रहेंगे? मैडम पुत्र, गॉडफादर ऑर्गेनाइजेशन ही फीनिक्स के 90 दिन के रेफरी होंगे। इसे खुद तुम्हारे पिता हंसराज जी ने रशिया में बनाया था, जो हर चीज की निगरानी रखेंगे। 90 दिनों तक अंडरवर्ल्ड उनके अंडर रहेगा। ट्रेन शिराकावा सिटी से निकलकर टोक्यो की तरफ आगे बढ़ रही थी। साबितो सब कुछ चेक कर रहा था और सबको वॉकी टॉकी से सब कुछ गाइड कर रहा था। वो बात करते हुए ही अपने छोटे भाई के पास आया, जो ट्रेन की खिड़की से बाहर वादियों को देख रहा था। दाई, हम यहाँ पर हसीन वादियाँ देखने नहीं बल्कि सामंत माता हाची जी की हिफाजत करने के लिए आए हैं। अपने भाई के इस फटकार को सुनकर दाई ने खिड़की से मुंह अंदर लिया और खड़ा हो गया। अपने भाई के पास आया। उसके चेहरे पर काफी उदासी छाई हुई थी, जिसे देखकर साबितो को लगा कि कहीं उसने अपने भाई के साथ ज्यादा सख्ती तो नहीं दिखा दी और वो उसे मनाने लगा। तुम्हें पता है, हम यहाँ एक और चीज की हिफाजत कर रहे हैं। क्या तुम वो चीज देखना चाहोगे? ये सुनकर दाई ने तुरंत हाँ के इशारे में अपना सर हिलाया और फिर साबितो अपने साथ ट्रेन के बीच वाले डब्बे की तरफ ले गया। ट्रेन काफी तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। उसी के साथ पटरी के किनारे एक जीप उसी की रफ्तार में चल रही थी। दाई ने देखा कि दूसरा डब्बा 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्सा जो काफी शानदार था और वो एक मास्टर रूम की तरह नजर आ रहा था। उसमें माता हाची 2 समुराई की निगरानी में आराम कर रहा था। वहीं दूसरा हिस्सा एक हाई टेक्नोलॉजी से बना हुआ था, जिसमें लेजर टेक्नोलॉजी से लेकर ह्यूमन आइडेंटिफाई सिस्टम भी लगा हुआ था। अगर कोई अनजान शख्स उस भाग में होता है तो वो हिस्सा उस शख्स को अपने डेटाबेस की सिस्टम आइडेंटिटी से चेक करता था। अगर मैच नहीं हुआ तो सिस्टम खुद ही उसे लेजर की मदद से जिंदा जला देता है। साबितो ने भी अपने भाई को यहाँ लाने से पहले उस सिस्टम में अपने भाई का नाम डाला था। तभी अचानक से दाई की नजर वहां पर बने हुए एक बॉक्स पर गई, जो कि दिखने में एक कंटेनर की तरह नजर आ रहा था। उसके पीछे 5000 किलो का सोना रखा हुआ था। ये देखकर अब दाई को सब समझ में आ रहा था कि आखिर ट्रेन के डिब्बे इतने लंबे लंबे क्यों थे। इसी पल साबितो ने एक बटन दबाया और वो कंटेनर धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। कंटेनर खुलते ही सभी समुराई के होश उड़ गए, क्योंकि उसके अंदर सोने की बहुत सारी ईंटें रखी हुई थी और हर ईंट का वजन लगभग 5 किलो था। साबितो के सिवाय उन समुराई में से किसी ने भी आज तक इतना सारा सोना नहीं देखा था। इतना सोना एक साथ देखकर दाई तो जैसे पागल ही हो गया था। तभी माता हाची अपने केबिन से बाहर आ गया। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? सभी समुराई माता हाची की तेज आवाज से सहम गए। जब से समुराइयों को इनकी हिफाजत करने को कहा गया था, तब से इसने सबकी नाक में दम कर रखा था। माता हाची सुप्रीम का खास आदमी था, इसलिए वो उन्हें कुछ नहीं कह सकते थे। माता हाची हिनो खानदान का इकलौता राजकुमार था, इसलिए उसके शौक अय्याशी वाले थे। उसकी उम्र 17 साल थी। मोटा सा पेट, गोल मटोल चेहरा और छोटी सी मूछें थी। वो समुराई को अपना नौकर मान रहा था, इसलिए वो उन पर हुक्म चलाता था, उनके साथ बदतमीजी करता था। अगर वो सामंत का बेटा ना होता और एक आम इंसान होता तो समुराई उसका कब का गला काट देते। माता हाची को देखकर कुछ समुराई का खून खौल गया, तो वहीं कुछ समुराई डर रहे थे, जिनमें दाई सुके भी शामिल था। माता हाची कुछ बोलता उससे पहले साबितो आगे आया और अपना सर झुका लिया। सर, इट्स 7 PM। हम लोग बस अपना डेली रूटीन कर रहे थे कि सब कुछ सही से चल रहा है या फिर नहीं। ठीक है, ठीक है। वैसे भी तुम लोगों ने कोई अच्छा बंदोबस्त नहीं किया है। कम से कम कुछ लड़कियां ले आते तो ट्रेन का यह सफर आराम से कट जाता। दाई ने देखा कि सभी समुराई ने गुस्से से अपने दांत भींच लिए थे और ये बात उन सभी के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। लेकिन उसके भाई साबितो के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, उल्टा वो एकदम शांत था। उसने माता हाची के सामने अपना सर झुकाया। सर, मैं माफी चाहता हूँ, पर हम किसी अनजान लड़की को ट्रेन पर नहीं ला सकते। आपकी सेफ्टी हमारे लिए सबसे पहले है। हमारे प्लान में कोई भी चेंजेस हो तो पहले मुझे आपके डैड के साथ डिस्कस करना होगा।
आप चाहे तो मैं आपके डैड से पूछ लेता हूँ। अगर वो परमिशन दे देते हैं तो हम अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकने के बाद वहाँ से किसी लड़की को ला सकते हैं। अपने पिता का जिक्र होते ही माता हाची थोड़ा सा घबरा गया। नहीं 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 नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग जाओ और ठीक से सोने की निगरानी करो। थैंक यू सर। इसके बाद माता हाची गुस्से से अपने केबिन में चला गया। वहीं साबितो अपने भाई के साथ तीसरे डब्बे में चला गया। ट्रेन तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन के साथ एक जीप भी अपनी लाइट बंद करके उसी के साथ साथ आगे बढ़ रही थी। उस जीप के अंदर 6 निंजा बैठे हुए थे। उनके ड्राइवर रीगो ने अपना मोबाइल निकाला और कुछ नंबर डायल किए। अब रिंग जा रही थी। हेलो, अब हम हमारे टारगेट से सिर्फ 15 मिनट ही दूर हैं। ट्रेन में सब कुछ रेडी है ना? तो फिर ठीक है, सभी तैयार रहना। अंदर कम से कम 30 समुराई सैनिक सवार हैं, इसलिए हम उन्हें कम नहीं आंक सकते। दाई के पिता मास्टर नाकामुरा ने भी अपने कुछ समुराई उनके साथ भेजे थे। वही रिंगो ने जिन निंजाज को फोन किया था वो 12 निंजाज थे जो पटरियों पर कुछ मशीन लगा रहे थे। ये मशीन एक छोटी चिप के समान थी। मशीन लगाने का काम 2 छोटे बच्चे को दिया था जिसकी उम्र करीब 12 साल थी। उन दोनों ने अच्छे से मशीन को पटरियों पर लगा दिया। ये दोनों लड़का लड़की कोई और नहीं बल्कि जोरो योशिदा और माया लैंग ही थे। दोनों मशीन फिट करने के बाद अपने कमांडर काइतो के पास आ गए। सर, हमने मशीन फिट कर दी है। शाबाश जोरो और माया, अब तुम दोनों अपनी पोजीशन ले लो और अपना ध्यान रखना। वैसे मैं अपनी टीम में बच्चों को शामिल नहीं करता, पर मास्टर लैंग के कहने पर तुम्हें टीम में शामिल किया है। मुझे निराश मत करना। जोरो और माया ने हाँ के इशारे में अपना सर हिलाया और फिर वो दोनों ट्रेन का इंतजार करने लगे। वहीं ट्रेन के अंदर साबितो और दाइसुके दोनों जापानी डिश तोनकात्सु और याकीतोरी खाने का मजा ले रहे थे। भैया, क्या आपको पता है आप बहुत भोले हैं? ये सुनकर साबितो के मुंह से हंसी छूट गई। अच्छा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? माता हिची आपके साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था, बाकी सभी का और मेरा खून खोल रहा था, जबकि आप उससे सिर झुकाकर बात कर रहे थे। हम उनकी हिफाजत के लिए आए हैं, ना कि उनकी गुलामी करने के लिए। आप एक कमांडर हैं, कोई भी ऐरा गैरा आकर आप पर हुक्म नहीं चला सकता। साबितो ये सुनकर मुस्कुराया और उसने याकीतोरी डिश का आखिरी पीस मुंह में रख लिया। मैं जानता हूँ कि वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, पर वो है तो एक बच्चा ही ना। मैं अपनी ताकत, अपना रौब उस बच्चे पर दिखाकर कोई बड़ी तोप नहीं बनना चाहता। और जब हमारे पास ज्यादा ताकत हो तो हमें उसका इस्तेमाल कमजोर पर नहीं करना चाहिए, समझे? ताकत का सही इस्तेमाल करना भी समुराई की एक पहचान है। मैं ये सब नहीं जानता, लेकिन अगली बार उसने आपके साथ बदतमीजी की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ट्रेन उस मशीन के ऊपर से होते हुए निकल गई। वो सारे मशीन इंजन के एक एक टायर में चिपक चुके थे। काइतो ने अपनी एक छोटी सी स्क्रीन पर ये सब देखा और फिर उसने एक बटन दबाया। बटन दबाते ही वो मशीन एक बड़े से लोहे के ब्रेकर में तब्दील हो गई। उसने ट्रेन के पहियों को घूमने से रोक दिया। अचानक ही पहिए रुकने से पटरी पर एक घर्षण पैदा हुआ और ट्रेन अचानक से पटरी से उतर गई। जैसे ही ट्रेन के पहिए थमे, सभी डिब्बे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। तेजी से झटके लग रहे थे। साबितो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, पर जैसे ही वो उठा पूरा डब्बा उल्टा हो गया और वो अपने भाई दाई को बचाने के लिए दौड़ा, पर ट्रेन का डिब्बा जमीन से टकरा गया। इस वजह से वहां पर धूल का एक बड़ा सा गुब्बार बन गया। वहीं दूसरी तरफ शिराकावा के नाकामुरा स्कूल में मास्टर नाकामुरा साकी का आनंद ले रहा था। तभी नाकामुरा का मोबाइल रिंग करने लगा और उन्होंने कॉल रिसीव किया। हाँ बोलो काइतो। सर, कांग्रेट्स, हम कामयाब रहे। शाबाश। याद रहे कि किसी को भी ये पता नहीं लगना चाहिए कि हमने तुम निंजास की मदद की है। आप फिक्र मत कीजिए सर, आपका नाम कहीं पर भी नहीं आएगा। ठीक है, और हाँ, मेरे बेटे को एक आसान मौत देना, उसे ज्यादा मत तड़पाना। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे एक योद्धा की मौत दूंगा। उनका नौकर सोता, जो मास्टर को शराब पिला रहा था, उसने मास्टर के कहने पर निंजास को खबर की थी। उसने अपने मालिक की सभी बातें सुनने के बाद अपने मालिक को देखा। मालिक, आप अपने ही बेटे दाई को मरवाना क्यों चाहते हैं? आखिर एक पिता अपने ही बेटे को क्यों मारना चाहता है, जानने के लिए सुनिए नेक्स्ट एपिसोड। ट्रेन के सभी डिब्बे तहस नहस हो चुके थे। टुकड़े इधर उधर पड़े हुए थे। कुछ समुराई के पैर कटकर अलग पड़े थे तो कुछ समुराई 2 टुकड़ों में कट चुके थे तो कई समुराई घायल हो चुके थे। साबितो ट्रेन के डब्बे से निकला। उसने जैसे ही चलने की कोशिश की, उसे पसली में जोर का दर्द महसूस हुआ। उसने अपनी पसली की तरफ देखा तो एक लोहे की रॉड उसके शरीर के अंदर थी, पर उसने उसकी परवाह नहीं की। वो आगे बढ़ा और अपने भाई और बाकी बचे समुराई को ढूंढने लगा। एक एक करके सभी समुराई मिल गए। वो अभी भी कुल मिलाकर 14 लोग थे, पर अभी तक उन्हें दाई और माता हाची नहीं मिले थे। तुम लोगों ने दाई और माता हाची को कहीं देखा?
सभी समुराई ने मना किया तो साबितो की टेंशन बढ़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने सबको उन दोनों को ढूंढने के लिए भेजा और वो खुद भी अपने भाई को ढूंढने लगा। वो मन ही मन सोचने लगा, इतना बड़ा एक्सीडेंट कैसे हुआ? शायद ट्रेन किसी टेक्निकल इशू की वजह से पटरी से उतर गई होगी। वो मन ही मन खुद ही के सवालों का जवाब दे रहा था कि तभी उसे लाशों के ढेर में माता हाची का पैर दिखाई दिया। उसे माता हाची मिल चुका था। वो तुरंत ही उस ढेर के पास गया और उसमें से माता हाची को निकालने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि माता हाची की धड़कन नहीं चल रही थी। उसने तुरंत सीपीआर देना शुरू कर दिया। बड़ी मशक्कत के बाद माता हाची की धड़कन वापस आ गई। वो तेजी से सांस लेने की कोशिश कर रहा था। वो बहुत घबराया हुआ था। साबितो ने उसे शांत कराया। वो बड़ी ही मुश्किल से लाशों के ढेर में से उठ खड़ा हुआ। क्या सब ठीक है? किसी और को कोई चोट तो नहीं लगी? लगी है तो जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। माता हाची को इस तरह देख साबितो हैरान रह गया। सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं देखता हूँ। ठीक है, ये बताओ सोना तो सही सलामत है ना? सोने का नाम सुनकर साबितो एकदम से चौंक गया। अपने भाई को ढूंढने में वो भूल ही गया था कि उसके जिम्मे सोने की हिफाजत करना भी था। उसका तुरंत माथा ठनका। हाँ, एक मिनट, ये एक्सीडेंट अचानक नहीं हुआ है। ये एक्सीडेंट पहले से प्लान किया गया था। शायद कुछ लुटेरे इस सोने को लूटना चाहते थे, नहीं तो समुराई से कोई लड़ने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, सिर्फ एक ही है जो समुराई से टकराने की हिम्मत रखता है, निंजा। तभी एक गोली साबितो के कान से होते हुए सीधा माता हाची की आंख में घुस गई। माता हाची चिल्लाकर जमीन पर गिर गया। साबितो ने तुरंत अपनी कटाना निकाल ली और उससे वो गोलियों को रोकने लगा। बाकी समुराई भी ठीक उसी की तरह कर रहे थे, पर उनमें से 2 लोगों को गोलियां लग गई थी। साबितो ने माता हाची की पल्स को जांचा। वो अब अपना शरीर छोड़ चुका था। साबितो ने पीछे मुड़कर देखा तो सभी निंजाज उन्हें घेर कर खड़े थे। 12 समुराई के सामने 25 से 30 निंजाज थे, जिसमें ज़ोरो और माया भी शामिल थे। तुम लोगों की चोरी करने की आदत अभी तक नहीं गई। पहले हमारी कला चुराई और अब हमारा सोना चुराने आ गए। ये सुन निंजाज का कमांडर मुस्कुराया। सभी ने पोजीशन ले ली थी। ज़ोरो और माया ने भी अपनी कटाना निकाल ली। निंजाज कमांडर काइतो आगे आया। तुम लोगों की डींगे हाँकने की आदत भी तो नहीं गई ना? वैसे जो भी बोलना है बोल लो, क्योंकि मुर्गी भी कटने से पहले बहुत फड़फड़ाती है और फिर तुम तो आखिर इंसान हो। कर लो थोड़ी सी बकवास। साबितो अपनी कटाना को अपने चेहरे पर लाया और उसने अपना मास्क पहना, जिससे उसका आधा चेहरा छुप गया था। वो समुराई वॉरियर की पोजीशन में आया। मरने के लिए तैयार? तभी एक निंजा साबितो की तरफ बढ़ा और सभी समुराई उसकी तरफ बढ़ने ही वाले थे कि तभी साबितो ने अपनी आंखों से इशारा करके सभी को रोक दिया। ज़ोरो भी साबितो को देख रहा था। ज़ोरो की नजर उसकी पसली में घुसी हुई रॉड पर गई, जो काफी अंदर तक घुसी हुई थी। इसका अनुमान ज़ोरो ने लगा लिया था, मगर अब भी उस रॉड की वजह से साबितो के चेहरे पर दर्द का कोई निशान नहीं था। उल्टा वो शिकार करने के मूड में था। उस निंजा ने साबितो पर वार किया और साबितो ने उसे अपने हाथों से रोक लिया था। ज़ोरो ने देखा कि उसने अपने पूरे शरीर पर एक खास लचीले लोहे का बस्तर पहना हुआ था, जो उसके हाथों तक आ रहा था, जिससे उसने तलवार को रोक दिया। अगले ही पल उसने तलवार को अपने हाथों से तोड़ दिया और तलवार का टूटा हुआ हिस्सा उसकी कनपट्टी में घुसा दिया। उसकी ताकत बेमिसाल थी। अब समझ आ रहा था कि वो समुराई कमांडर क्यों थे। तभी सभी निंजाज और कमांडर एक दूसरे पर टूट पड़े। ज़ोरो भी सभी समुराई को काट रहा था। उसकी और माया की जोड़ी समुराइयों पर भारी पड़ रही थी। वहीं साबितो एकदम शांति से निंजाज के खून से खेल रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वो तो बस खेल रहा था। उसने अपनी कटाना को म्यान से पूरा निकाला भी नहीं था। वो बस म्यान को अपने हाथों में लिए लड़ रहा था। जब उसे वार करना होता तब वो कटाना को म्यान से बाहर निकालता और निंजाज के सीने पर लकीर खींच देता। उसके चेहरे पर एक सुकून था, जैसे वो कोई ध्यान में हो और सभी को मौत के घाट उतार रहा हो। ज़ोरो की नजर उस महान समुराई पर थी जो अभी तक पूरी ताकत भी नहीं लगा रहा था, मगर ज़ोरो के साथियों को मौत के घाट उतार रहा था। ज़ोरो उसके तलवार पकड़ने के अंदाज से लेकर तलवार चलाने के बेखौफ तरीके को गौर से देख रहा था, इसलिए माया को उसकी जान बार बार बचानी पड़ रही थी। वो साबितो से काफी प्रभावित था। वो शांत नदी के पानी की तरह था, ठीक वैसे ही जैसे तेज हवा के साथ पानी का बहाव। ज़ोरो ने ध्यान से उसके होठों को देखा तो उसे समझ में आया कि वो तलवार चलाने के दौरान कुछ बोलते भी चला जा रहा था, मगर ज़ोरो को समझ नहीं आ रहा था कि लड़ाई लड़ते वक्त कोई क्यों अपने आप से बातें करेगा। ज़ोरो ने उसके होठों को पढ़ने की कोशिश की तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। साबितो सोगी प्रेयर कर रहा था। सोगी प्रेयर जापान में मरने वालों को आखिरी अलविदा कहने के लिए किया जाता है। साबितो जिन्हें मौत दे रहा था उनके लिए सोगी प्रेयर भी करता चला जा रहा था। तभी उसकी नजर उसके बाकी साथियों पर गई जो ज़ोरो और बाकी निंजाज के हाथों मारे गए थे। वो एकदम से रुक गया। उसने अपने साथियों की तरफ नजर घुमाई तो देखा कि काइतो भी साबितो से लड़ते हुए थक चुका था।
उसकी सांसें फूल रही थी। वही साबितो के चेहरे पर थकावट का कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसके 25 निंजाज में से अब सिर्फ 10 ही निंजाज बचे थे। उसकी तलवार खून से लथपथ थी। उसने अपने साथियों के लिए भी प्रेयर की। ज़ोरो को तो वो किसी संत महात्मा की तरह लग रहा था, पर तभी साबितो ने फिर से अपनी तलवार को काइतो की तरफ मोड़ लिया था और तभी उसके कानों में एक आवाज आई। भैया। साबितो और सभी की नजर उस आवाज की दिशा में गई। एक 16 साल का लड़का वहां पर जख्मी हालत में खड़ा हुआ था। साबितो ने अपने भाई को देखा तो उसके चेहरे पर एक चमक आ गई। उसका भाई दाइसुके जिंदा था। पर तभी साबितो की नजर काइतो के चेहरे पर गई, जिसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। साबितो की नजर उसके पैरों पर गई, जो कि दाई की तरफ मुड़े हुए थे। साबितो समझ गया था कि उस समुराई का अगला निशाना उसका छोटा भाई दाई है। उसके चेहरे पर डर ने अपनी जगह बना ली थी। तभी काइतो दाई की तरफ भागा। साबितो भी अपने भाई को बचाने के लिए भागा। माया, इस समुराई को रोको। माया ने भी वैसा ही किया और दाई के पैरों पर गन से निशाना लगाया। गोली सीधे साबितो के पैरों पर जा लगी और वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर एक बेबसी दिख रही थी। दाई अपनी मौत को सामने से आता देख वहीं पर जम सा गया था। तभी काइतो ने जंप लगाया और अपनी कटाना को सीधा दाई की गर्दन की तरफ कर दिया। वहीं दूसरी तरफ शिराकावा में मास्टर नाकामुरा शराब पी रहे थे। मालिक, आखिर आप अपने ही बेटे दाई को क्यों मरवाना चाहते हैं? तुम्हें किसने कहा कि मैं अपने सगे बेटे दाइसुके को मरवाना चाहता हूँ? मैं दाई को नहीं बल्कि साबितो को मरवाना चाहता हूँ। मरवाना गलत शब्द होगा, बल्कि अपने एक बेटे के लिए दूसरे बेटे की बलि चढ़वा रहा हूँ। ये सुनकर सोतो के माथे पर परेशानी की लकीर उभर आई। हाँ, लेकिन क्यों मालिक? क्योंकि दाई अपने भाई से बेहद प्यार करता है और जब उसकी आंखों के सामने उसका भाई साबितो मारा जाएगा तो उसे जिंदगी भर इस बात का अफसोस रहेगा कि वो अपने भाई को बचा नहीं सका। तब उसके अंदर का सामुराई जानवर बाहर आएगा। जो ताकत उसने अपने अंदर छुपा रखी है वो बाहर आएगी। तब मेरा बेटा दाई सही मायनों में एक सामुराई बनेगा। उधर दूसरी तरफ काइतो ने दाई पर तलवार से वार किया। काइतो ने तलवार को सही दिशा दे दी थी, जिसके चलते दाई का सिर कटने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी कटाना के सामने साबितो आ गया। क्या अपने भाई दाई की जान बचाने के लिए साबितो अपनी जान की कुर्बानी दे देगा? जानने के लिए सुनते रहिए माय बॉयफ्रेंड इज निंजा का अगला एपिसोड।